तो बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्लास बी। और इसमें जो पहले जो लिया था वो हमने लिया था पदपरिचय निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदपरिचय। पहला पुरुषवाचक समझाया था, उसके बाद निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पदपरिचय समझाया था। अब जो हमारा शुरू होना है बेटा वो नेक्स्ट सर्वनाम का जो भेद है, कौन कौन से बचे हैं, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम इनका पदपरिचय करेंगे, एक एक को लाइन से लेंगे, सीरियल से, है ना। तो आज हम इनको लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि पुनरावृत्ति करा देती हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से पदपरिचय कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी कि सर्वनाम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की क्या है परिभाषा बेटा, कि ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम के जो भेद वो मैंने आपको बताए थे, कितने, 6 भेद। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के बाद, जो कि मैंने पढ़ा भी दिया है आपको, पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपके 3 भेद जो बचे हैं वो है संबंधवाचक के, निजवाचक के, प्रश्नवाचक सर्व, ये आपका 3 बचे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, आज हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, ध्यान लगाकर समझेंगे, पूरी निष्ठा से समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा समझने से पहले, पदपरिचय समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम इनके बारे में जाने कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, या ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो क्या है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे तब तक हम पदपरिचय नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें एक एक को, और बहुत आसान भाषा में बेटा, मैंने बोला ना आपको बेटा कि क्लिष्टता बिल्कुल नहीं लानी है, आपको किताबी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल आसान आसान शब्दों में आपको अच्छे से समझना है। अब आपका संबंधवाचक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संबंध स्थापित करता है, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो संबंध स्थापित करें। अब संबंध किसके बीच में बेटा, कि 2 वाक्यों के बीच में या 2 बातों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर से बेटा आप समझ लें कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो 2 वाक्यों के बीच में या 2 बातों के बीच में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपका बेटा निजवाचक, निज जो कि संस्कृत का शब्द है, निज प्लस वाचक 2 शब्दों से मिलकर बना है। निज संस्कृत का शब्द है, निज का मतलब होता है अपना, निज माने अपना, और ये क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो निजवाचक का मतलब क्या है बेटा, कि अपने आप के लिए। तो आपको निकल आया ना कि निज का मतलब क्या है, अपने आप के लिए, कि ऐसे शब्द, सर्वनाम शब्द कि जो वक्ता, वक्ता हम कहते हैं बोलने वाला, या लेखक यानी लिखने वाला, यानी वक्ता या लेखक जिसका प्रयोग अपने आप के लिए करे वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम, यानी जिसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब बेटा आया प्रश्नवाचक, वो तो नाम से स्पष्ट है ना, कि आपका क्वेश्चन वाले जो भी होते हैं, है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगता है आपका। तो प्रश्न, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न इंगित हो, है ना, प्रश्न का बोध हो, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आप इंग्लिश में पढ़े हो ना, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, पढ़े हो ना बेटा, इन विच क्लास डू यू रीड, है ना। तो ये सब आपका किसमें आता है, प्रश्नवाचक, और इसमें हम लगाते हैं बेटा ऐसे करके क्वेश्चन मार्क भी लगता है, यानी प्रश्न किया जाता है ना। तो आपका क्या है, इंग्लिश में सब पढ़े हो ना कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू रीड, है ना, हाउ डू यू डू, ये सब पढ़े हो ना। तो वही इसमें है कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, तो कहाँ, क्यों, कौन, ये सब आपके किसमें आते हैं, प्रश्नवाचक। तो ऐसे सर्वनाम शब्द कि जिनसे क्या हो बेटा, प्रश्न इंगित हो, है ना, प्रश्न का बोध हो, यानी प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर से बेटा समझ ले एक बार कि जो संबंध स्थापित करते हैं, संबंध किसमें, 2 वाक्यों के बीच में या 2 बातों के बीच में जो संबंध स्थापित करे वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपकी परिभाषा क्या हुई कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो 2 वाक्यों के बीच में
या दो बातों के बीच में संबंध स्थापित करे वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक कि जिसमें वक्ता या लेखक अपने आप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है ना, तो वो कहलाते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि निज का मतलब भी क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अपने आप के लिए, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं वे कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब आपका तीसरा क्या है, प्रश्नवाचक, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न होंगे तो प्रश्न का पता लगे कि क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब बेटा ये तो हुआ आपका संबंधवाचक, ये हुआ निजवाचक, ये हुआ प्रश्नवाचक। अब हमें इसके अंतर्गत देखना है कि संबंधवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, निजवाचक के अंतर्गत और प्रश्नवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको भी क्लियर करते हैं बेटा कि इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं संबंधवाचक के, वो आते हैं जो, क्योंकि संबंध स्थापित करता है ना सो, यानी जो सो एक साथ आपको मिलेंगे सेंटेंस में। एक सेंटेंस होगा आपका जो से और दूसरा क्या होगा, सो से, यानी दो वाक्यों के बीच में, मैंने बताया था ना कि दो बातों के बीच में, दो या वाक्यों के बीच में, तो आपका होगा जो सो, जिसे, उसे, इसके अलावा जैसा, वैसा, जैसा वैसा के बाद फिर आया बेटा आपका कि जिसे वही, जिसे वही, उसके अलावा आएगा बेटा कि जो वह, जो वह, उसके अलावा आया बेटा कि जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जिसको, उसको, उसको आदि। यानी संबंधवाचक के अंतर्गत जो शब्द आते हैं बेटा वो आते हैं, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो बातों को जो संबंध स्थापित करते हैं दो वाक्यों के बीच में, यानी जो सो हो सकता है, जिसे उसे हो सकता है, जैसा वैसा हो सकता है, जिसे वही हो सकता है, जो वह हो सकता है, जिसकी उसकी हो सकता है, जिसको उसको हो सकता है, आदि शब्द हो सकते हैं। निज का बेटा, निज का मतलब होता है स्वतः अपने आप, तो इसके लिए जो शब्द आएंगे वो आएंगे स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, है ना। तो ये जो आपके शब्द हैं वो आएंगे इसमें, और उसके अलावा निज, ये जो शब्द हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, निज। स्वतः भी बेटा क्या है, संस्कृत का शब्द है, स्वतः माने अपने आप, स्वयं। तो स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, निज, ये आपके आते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब आया आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंतर्गत बेटा जो आपके आते हैं कौन, किसे, किसने, क्या, कब, ये जो आपके शब्द आते हैं आदि करके आप जोड़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन वाले जितने भी शब्द हैं आपके, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक के अंतर्गत। तो ये आपके संबंधवाचक के शब्द हो गए, ये आपके हो गए किसके हो गए, निजवाचक के, आदि करके डाल सकते हैं। और उसके बाद कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि, ये आपका आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा बेटा तो आप अच्छे से पद परिचय भी कर सकेंगे। अब आगे हम उदाहरण, और उदाहरण शुरू करने से पहले बेटा वही आपको डालना होगा कि पद परिचय का आधार, किस आधार पर हमें करना है, क्या क्या बताना है। तो जैसे बेटा अभी तक आप संज्ञा का करके आए हैं, अभी तक सर्वनाम के जो भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जो भी आपने किए थे वही आपका आधार चलेगा। तो आपका पद परिचय का जो आधार होगा, पद परिचय का आधार इसलिए लिख देती हूँ बेटा ताकि आपको दिक्कत ना हो पद परिचय करने में। सबसे पहले आपको बताना है सर्वनाम का भेद, सर्वनाम का भेद, सर्वनाम के भेद के बाद फिर आएगा बेटा आपका लिंग, लिंग के बाद आया आपका वचन, वचन के बाद कारक। अब तो आपको रट गए होंगे बेटा ये सारी चीजें। कारक के बाद फिर आपका आएगा क्रिया से संबंध, क्रिया
से संबंध। अब हम आते हैं अपने उदाहरण की ओर। उदाहरण और एक एक करके लेंगे बेटा। पहले हम लेते हैं किसका उदाहरण? सबसे पहले हम लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब इसमें पहला उदाहरण बेटा संबंधवाचक का, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा, कॉमा लगा के, सो भरेगा और विराम चिन्ह। अब बेटा जो और सो पर आया है आपका अंडरलाइन करके, जो और सो। तो आप पद परिचय कैसे करेंगे? क्योंकि इस संबंध स्थापित कर रहा है, जो करेगा वही भरेगा। यानी इस वाले जो वाक्य का संबंध किससे है? दूसरे वाक्य से। यानी इस बात का जो संबंध है, जो करेगा, वो किस पर है? सो भरेगा पर। यानी एक का संबंध किससे है? दूसरे वाक्य से। यानी एक बात का संबंध किससे है? दूसरी बात से। तो यहाँ पर बेटा आपका क्या आएगा? आप करेंगे अंडरलाइन, जो और सो और डैश लगा के। अब इसका पद परिचय कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने पहचाना कि ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में आपने पहचाना कौन सा सर्वनाम है आपका? संबंधवाचक, क्योंकि संबंध स्थापित करने वाला शब्द है। तो आप क्या लिखेंगे? संबंधवाचक। वाचक। अब यहाँ पर बेटा लिंग, कि जो करेगा सो भरेगा, ये कहावत है। अब चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे लड़के के लिए हो, है ना? जो करेगी सो भरेगी, ऐसे तो हम बोलते नहीं है ना कि जो करेगी सो भरेगी, ऐसा नहीं बोलते हैं हम। उसके लिए कहते हैं जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। यानी हम दोनों में ले सकते हैं इसको। तो हम इसको जो लिंग है उसको हम उभय लिंग में भी डाल सकते हैं, पुल्लिंग में भी डाल सकते हैं, या इसको उभय लिंग में भी डाल सकते हैं। क्योंकि दोनों के लिए बात है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। अब उसके बाद वचन कि जो करेगा सो भरेगा, किसी एक के लिए कहा जा रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा ही वो व्यक्ति भरेगा। यानी एक के लिए किया कहा जा रहा है किसी। अब एक का मतलब क्या? एक को इंगित करना। कहा तो ये सबके लिए, लेकिन यहाँ पर किस रूप में है? एक के रूप में। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? वचन में एक वचन। अब यहाँ पर एक वचन में आपने ले लिया कि जो करेगा सो भरेगा। उसके बाद यानी जो भी व्यक्ति करेगा इस कार्य को, तो यानी एक के लिए ही कहा जा रहा है, यहाँ पर इंगित कर रहा है मतलब। और कारक में बेटा आपका, क्योंकि उसी के बारे में जिसके बारे में कहा जाए या बताया जाए वो कहलाता है आपका कर्ता कारक। तो जो और सो के बारे में बताया जा रहा है तो आपका कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद क्रिया से संबंध, सीधा संबंध है। जो करेगा सीधे आ रही है क्रिया, सो भरेगा सीधे क्या आ रही है? क्रिया। तो आंख बंद करके सीधे लिख दो, क्रिया से सीधा संबंध होना। क्रिया से सीधा संबंध होना। और उसके बाद क्या लगा दिया? विराम चिन्ह। अब हम अपना दूसरा उदाहरण बेटा कि नेक्स्ट उदाहरण, जो सोएगा वह खोएगा, जो जागेगा वह पाएगा। ये आप लोगों के लिए कह रही हूँ बेटा। जो सोएगा सोएगा वह खोएगा, ऐसे करके लिख लो बेटा, ज्यादा अच्छा है। सोएगा वह खोएगा, जो जागेगा वह पाएगा। ये कहावत है ना बेटा, सही है। जो सोएगा, जो सो रहा होगा उसका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं रहेगा, जो जाग रहा होगा उसको रिजल्ट परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। तो जो सोएगा वह खोएगा, जो जागेगा वह पाएगा। तो जो और वह, जो और वह, यहाँ पर पद परिचय दोनों का हम एक साथ ले लेते हैं, जो और वह का। तो आप डैश करके इसमें आप क्या करेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम में क्योंकि संबंध स्थापित हो रहा है, जो सोएगा वह खोएगा, इसका संबंध किससे हो रहा है स्थापित? इससे हो रहा है। जो जागेगा यानी इसका संबंध किससे हो रहा है? इस बात का, इस बात से हो रहा है कि वही पाएगा। ये जो बात है वो किस पर संबंध स्थापित कर रही है? वह पाएगा। तो जो सोएगा वह खोएगा एक हो गया आपका, जो जागेगा वह पाएगा ये दूसरा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो और वह। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सर्वनाम,
तो जो सोएगा वह खोएगा, यानी ये जो वाक्य है, ये बात है, इसका संबंध किससे है? वह सोएगा से। तो यहाँ पर जो वह आपने सर्वनाम डाला, सर्वनाम के बाद कॉमा लगा के आपने लिखा संबंध वाचक। संबंध वाचक के बाद बेटा कि जो लिंग है इसको भी हम उभयलिंग में ले सकते हैं, लेकिन पुल्लिंग लिख दो तो भी कोई बात नहीं है पुल्लिंग रूप में, क्योंकि ये तो एक जनरल बात कही जा रही है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। आप उभयलिंग में भी ले सकते हो या पुल्लिंग में भी ले सकते हो, तो आप पुल्लिंग भी लिख सकते हो या उभयलिंग भी कोष्टक में लिख दो, उभयलिंग भी। उसके बाद आपका जो वचन आएगा, यानी जो आपका वचन आएगा, वो वचन आपका कौन सा होगा? एक वचन। तो वचन में आपका क्या होगा? एक वचन। उसके बाद आपका आया कारक, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए, बताया जाए, वो क्या होता है? कर्ता कारक। तो इसके बारे में, जो और वह के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या होगा आपका? कर्ता कारक। उसके बाद क्रिया से संबंध, तो जो सोएगा क्रिया से सीधा संबंध है, वह खोएगा क्रिया से सीधा संबंध। जो जागेगा, जो कर्ता, ये क्या है? जागेगा क्रिया, वह क्या है? कर्ता, ये पाएगा क्या है? आपकी क्रिया। तो आपका क्या हो गया सीधा से? कि क्रिया से सीधा संबंध होना, क्रिया से सीधा संबंध होना, और यहां पर आपने लगा दिया विराम चिन्ह। अब नेक्स्ट आपका उदाहरण बेटा, सबको बेटा समझ में आ रहा होगा कि क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो दो वाक्यों के बीच में या दो बातों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले शब्द होते हैं, वो कहलाते हैं बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाते हैं बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे आपका बेटा नेक्स्ट उदाहरण कि जो साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। जो साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, वे सफल होते हैं। अब यहाँ पर जो और वे का है, तो आप क्या करेंगे? जो और डैश करके वे। यहाँ पर सबसे पहले पहचाना आपने सर्वनाम, सर्वनाम में आगे संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक के बाद आपका जो साहसी होते हैं वे सफल होते हैं व्यक्ति, तो उभयलिंग में भी आप डाल सकते हैं, पुल्लिंग में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक जनरल सी बात हो रही है कि जो साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, तो आप इसको उभयलिंग में भी डाल सकते हैं या आप इसको पुल्लिंग में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। और वचन में जो होते हैं वे, यानी वे ज्यादा के लिए हैं, वह होता तो आपका एक वचन में हो जाता, लेकिन वे ज्यादा के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपका वचन हो जाएगा बहु वचन। उसके बाद कारक जो होगा आपका वो कौन सा होगा? कर्ता कारक, क्योंकि जो और वे के बारे में ही बताया जा रहा है बेटा, तो ये आपका कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक, कर्ता कारक। और जो साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, यानी विशेषता बताई जा रही है सफल होने की, तो यहाँ पर बेटा जो आपका होगा क्रिया से सीधा संबंध होना, तो आप क्या लिखेंगे? क्रिया से सीधा संबंध होना और विराम चिन्ह। क्यों बेटा हम कर रहे हैं? आप कहोगे साहसी और सफल क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है आपका क्या है कि क्रिया से होते हैं, साहसी होते हैं, सफल होते हैं, क्रिया रूप में है, तो इसलिए आपका क्या हो गया? क्रिया से सीधा संबंध होना। तो जो का संबंध किससे है? साहसी होते हैं और सफल होते हैं, इससे है, और जो का साहसी से और वे का सफल होते हैं, तो यानी क्या है? क्रिया से सीधा संबंध होना। तो ये हो गया बेटा आपका संबंधवाचक सर्वनाम का। अब आगे हम लेते हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण लेते हैं, और इसमें भी बेटा जो चलेगा निजवाचक में, उसका भी आधार सेम रहेगा, सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। उदाहरण अब आप लेते हैं हम इसमें कि मैं स्वयं पत्र लिख लूंगा। पहला उदाहरण, मैं स्वयं पत्र लिख लूंगा। मैं स्वयं पत्र लिख लूंगा।
और यहाँ पर विराम चिन्ह। तो अब बेटा इसमें जो है आपका स्वयं शब्द जो है, जो कि निजवाचक सर्वनाम का इंगित कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम, यानी निज का मतलब अपने आप, स्वयं यानी स्वयं यानी अपने आप। मैं स्वयं पत्र लिख लूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा स्वयं, स्वयं में आप डालेंगे सर्वनाम, सर्वनाम में बेटा कौन सा हो गया, निजवाचक यानी अपने आप के लिए। मैंने बताया था ना, वक्ता या लेखक ऐसा जो शब्द सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसके लिए करता है, अपने आप के लिए करता है। तो ये अपने आप के लिए है, स्वयं के लिए, निज के लिए है। तो यहाँ पर सर्वनाम हो गया। सर्वनाम में आपका कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बाद आपका लिंग आया। मैं लिख लूंगा, लिख लूंगी होता तो होता आपका स्त्रीलिंग लूंगा है, यानी लिख लूंगा। तो यानी आपका क्या हो गया, पुल्लिंग वचन, क्योंकि मैं है हम होता तो बहुवचन हो जाता। मैं है यानी मैं का मतलब आई, तो ये आपका क्या हो गया, एक वचन। तो वचन में क्या डालेंगे आप, एक वचन। एक वचन के बाद कारक, क्योंकि स्वयं अपने लिए बात हो रही है, मैं के लिए बात हो रही है, तो कारक आपका कौन सा होगा, कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब आया क्रिया से संबंध। तो लिख लूंगा क्या है बेटा, क्रिया। उससे पहले पत्र है, ये क्या है, कर्म। लिखना क्या है इसमें बेटा, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और लूंगा क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। यानी ये पूरा लिख लूंगा क्या है, क्रिया। बीच में कर्म है तो इसका सीधा संबंध क्रिया से ना होना। तो आप लिखेंगे क्रिया से सीधा संबंध ना होना, सीधा संबंध ना होना। और उसके बाद क्या लगा देंगे, विराम चिन्ह। अब दूसरा उदाहरण बेटा इसका, दूसरा उदाहरण, मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप कर लेता हूं, या वह अपनी आवश्यकता, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप कर लेता है, कर लेता है। अब यहाँ पर बेटा अपने आप अंडरलाइन, ये आपका जो है अपने आप के लिए ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है, सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे अपने आप, अपने और आप करके, फिर उसके बाद फिर डैश करके आप सबसे पहले पहचान कर लिखेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निजवाचक के बाद फिर कौन सा होगा बेटा, लिंग में यदि कर लेती होता तो स्त्रीलिंग होता, कर लेता है तो आपका क्या होगा बेटा, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद आपका फिर क्या होगा, वचन, क्योंकि वह है ना, एक के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वचन। वे होता तो बहुवचन हो जाता, क्योंकि वह है तो आपका क्या होगा, एक वचन। अब क्रिया कारक आपका कौन सा होगा, क्योंकि अपने आप है, वो किसके लिए, वह के लिए प्रकट किया गया है बेटा, कि वह कर लेता है, खुद से कर लेता है। तो यानी कर्ता कारक के रूप में है ये भी, कर्ता कारक। और कर लेता है तो क्रिया से सीधा कर लेता है, तो यहाँ पर क्रिया से क्या है, सीधा संबंध। तो आप क्या लिखेंगे कि सीधा संबंध होना किससे, क्रिया से, क्रिया से सीधा संबंध होना। और उसके बाद विराम चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपका किसका हो गया, अपने आप का पद परिचय। अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा सबको, क्योंकि आसान है इसमें बेटा, कुछ भी कठिन नहीं है, वैसे ही चलना है सब कुछ इसमें, वैसे ही जैसे अभी तक आप करते हुए आए हैं। और ये बात मैंने पहले ही कही थी कि जिसने संज्ञा का पद परिचय अच्छे से समझ लिया तो आगे के पद परिचय में उसे 1% की भी कठिनाई नहीं होगी, है ना। अब आगे बेटा नेक्स्ट है जो उदाहरण, कि कल मैंने कई लोगों का खाना स्वतः बनाया। कल, अब घर में रहना पड़ रहा है तो ऐसा हो भी रहा होगा बेटा, कि कल मैंने कई लोगों का खाना स्वतः बनाया। कि कल मैंने कई लोगों का, घर में रहना हो रहा, मैंने भी बोला ना बेटा
कि आपको क्या है, करना ही पड़ रहा होगा काम। तो स्वतः आया है यहाँ पर बेटा, तो स्वतः का पद परिचय, स्वतः माने अपने आप, ये मैंने बताया था, ये भी क्या है, संस्कृत का शब्द है। स्वतः का मतलब होता है अपने आप, खुद। तो यहाँ पे आप स्वतः लिख के, स्वतः, अब उसका क्या किया आपने, स्वतः का पद परिचय डैश करके आपका क्या होगा, सर्वनाम। सर्वनाम में आपका कौन सा हो गया बेटा, ये निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बाद आपका लिंग आया कि कल मैंने कई लोगों का खाना स्वतः बनाया, अपने आप बनाया। तो इसमें आप किसमें डाल सकते हो, बनाया भाई स्त्री है, लड़की बना सकती है, लड़का कोई भी, किसी के लिए भी है, तो आप उभयलिंग में भी डाल सकते हो, उभयलिंग। क्योंकि खाना बनाई तो बोला नहीं जाता बेटा, कि यदि लड़की बोलेगी तो बनाई तो बोला नहीं जाएगा यहाँ पर, तो उभयलिंग में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वचन, क्योंकि मैंने बनाया, तो मैंने बताया था ना, आई माई मी, ये आपका किस में आएगा, एक वचन में, वी अवरस बहुवचन में। तो यहाँ पर मैंने, ये आएगा आपका किसमें, एक वचन में। हम, हमारा, हम सब, वो किसमें आता है, बहुवचन में। तो उभयलिंग वचन आपका कौन सा हो गया बेटा, एक वचन। एक वचन के बाद आपका जो कारक हो गया वो स्वतः यानी अपने आप, मैंने के लिए आया है। तो ये ज्यादातर इसमें बेटा कर्ता कारक ही रहता है, कर्ता कारक, कर्ता कारक। और स्वतः बनाया तो क्रिया से क्या है, क्रिया आपकी, तो आप करेंगे क्रिया से सीधा संबंध होना, क्रिया से सीधा संबंध होना। और यहाँ पर आपने लगा दिया विराम चिन्ह। तो ये हो गया आपका किसका हो गया पद परिचय, ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम का। अब आएगा बेटा आपका जो नेक्स्ट हम लेते हैं प्रश्नवाचक वचन, जिससे क्वेश्चन इंगित होता है, प्रश्न का पता होता लगता है, बोध होता है कि प्रश्न किया जा रहा है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब हम यहाँ पर लेंगे बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम और उसका पद परिचय। इसमें तो आप लोग भी अच्छे से बता सकेंगे बेटा प्रश्नवाचक में कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है। पहला, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, और क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ कौन का भी पद परिचय कैसे होगा बेटा, कि कौन क्या है, प्रश्न को इंगित करा रहा है, कौन करके आपने किया, यहाँ पर डैश लगाया, ये हो गया आपका सर्वनाम। सर्वनाम में आपका हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्न को इंगित कर रहा है ऐसा शब्द है। उसके बाद कौन बैठा है, बैठी है होता तो स्त्रीलिंग, क्योंकि बैठा है तो ये आपका होगा पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद कौन बैठा है, किसी एक के लिए बात की जा रही है, एक वचन हो गया आपका, एक वचन। उसके बाद कारक, क्योंकि कौन बैठा है जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, कर्ता कारक। तो यहाँ पर होगा आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक के बाद कौन का संबंध किससे है, सीधे क्रिया से। लेकिन उसके बाद क्या है बेटा कि दीवार के ऊपर, हम ये भी कह सकते हैं कौन दीवार के ऊपर बैठा है ना, कि कौन बैठा है दीवार के ऊपर। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रूप में आ गया, दीवार के ऊपर आ गया बेटा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्रिया से सीधा संबंध ना होना, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता को बीच में दे दिया गया है ना। तो दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो आप लिख सकते हैं कि क्रिया से सीधा संबंध ना होना, सीधा संबंध ना होना। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दीवार के ऊपर, दीवार आपका ऑब्जेक्ट रूप में ये दीवार हो गया ना आपका। तो यहाँ पर बेटा कौन आपका क्या है, कर्ता, वो बीच में आया हुआ है, और ये कर्ता हो गया, कर्म हो गया, तो क्रिया से इसलिए कर्ता का सीधा संबंध नहीं है। अब आगे आपका जो दूसरा उदाहरण है, दूसरे में लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, क्वेश्चन मार्क करता है, कब आपने किया, कब का पद परिचय, सर्वनाम, क्वेश्चन कर रहा है, सर्वनाम। सर्वनाम के बाद हुआ आपका कौन सा हुआ, सर्वनाम के बाद प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद आपका जो आएगा बेटा लिंग आएगा।
कि लॉकडाउन कब खुलेगा। लॉकडाउन होता है, इसको आप किस में ले सकते हो, पुल्लिंग रूप में ले सकते हो। तो आप क्या डाल दोगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद आपका जो वचन होगा, क्योंकि एक वचन लॉकडाउन के बारे में ही कहा जा रहा है, तो आपका जो वचन होगा एक वचन। एक वचन के बाद फिर आपका जो आएगा, जो कारक आएगा वो कौन सा आएगा, कि कब खुलेगा, यानी कितने दिन बाद खुलेगा लॉकडाउन। ये आपका कर्ता के रूप में हो गया, ये आपका कर्म, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बेसहारे का सहारा क्या होता है, कर्म कारक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कर्म कारक, क्योंकि यहाँ कब का मतलब क्या है, कितने दिनों में खुलेगा, कितने दिन, तो वो दिन आपका किस में आ जाएगा, कर्म रूप में। और लॉकडाउन आपका क्या हो गया, कर्ता, और ये क्या है, क्रिया। तो आप अब क्या है, क्रिया से संबंध है ना, तो कब का संबंध सीधे किससे है, क्रिया से। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिया से सीधा संबंध होना, और उसके बाद विराम चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपका किसका हो गया बेटा, कब का पद परिचय। ऐसे बेटा आपके रहेंगे कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, है ना, कौन सी, ये सब आपके क्वेश्चन वाले शब्द हैं बेटा। और इनका भी पद परिचय बिल्कुल एक जैसा रहेगा। तो आप लोग बेटा, और जो है इतने तो मैंने आप लोगों को करा दिए बेटा उदाहरण। अब आप खुद से करने की कोशिश करना, और इसी आधार पर ये लिखकर और इसी आधार पर आप करने की कोशिश करना, तो आपका बेटा सही रहेगा। और साथ साथ अपना समझकर, जिसको ना आया हो फिर से देखना बेटा वीडियो, करना और समझकर एक्सरसाइज आगे सॉल्व करना। क्योंकि बात मैं पहले कह रही हूँ बेटा, मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है ग्रामर में, और वो अभ्यास आप हमेशा करते रहिए। तो बेटा आगे मैं अपना करूंगी अब, क्योंकि समय होता जा रहा है, तो यहीं पे मैं बेटा एंड कर रही हूँ इस समय। फिर आगे अपना जो बताऊंगी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगी, फिर उसमें बताऊंगी आगे का आपको। थैंक यू बेटा।